हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज अल्टरनेटिंग करंट के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस चर्चा में आप एलसी ऑक्सीलेशन के बारे में सीखेंगे। एलसी ऑक्सीलेशन नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीलेशन जैसा कुछ चीज़ यहाँ पर होने वाला है। ऑक्सीलेशन के बारे में जैसा आप पहले से जानते हैं कि वो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन है और उसमें आप अगर देखना चाहें कि एक एंड से दूसरे एंड या एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम मोशन होता है, यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। ओके, बट ऑक्सीलेशन का जो सीक्रेट है उसको डिस्कस करें तो पता चलेगा कि उस तरह के फेनोमेना और भी आपको मिल जाएंगे और मिलते जुलते फेनोमेना का नाम भी मिलता जुलता होना चाहिए। कुछ ऐसा ही सीक्रेट यहाँ पर है। तो ऑक्सीलेशन के पीछे के सीक्रेट की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। जैसा अगर आप एक पेंडुलम के ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, अगर हम एक्सट्रीम पे जाएं तो टोटल एनर्जी आपका पोटेंशियल होता है, मीन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक होता है और फिर एक्सट्रीम पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से काइनेटिक में एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहता है और आप फेनोमेना को ऑक्सीलेशन बोल देते हैं। यहाँ भी एलसी ऑक्सीलेशन में ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें, अगर एक कैपेसिटर है तो उसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। अगर वहीं इंडक्टर की बात करें, कॉइल की बात करें, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है और वो मैग्नेटिक एनर्जी आपको हाफ एल इंटू आई स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम दो एनालिसिस कर सकते हैं। पहले एनालिसिस के लिए मैंने कुछ डायग्राम बना करके रखे हैं। कुल मिला करके यहाँ पर 8 डायग्राम आप देख रहे हैं। सभी डायग्राम का अपना सिग्निफिकेंस है। तो पहला एनालिसिस जो है वो आपको ये क्वालिटेटिव है, केवल एक्सप्लेन करके ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक कैपेसिटर जिसको फुल्ली चार्ज करके रख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज है और ये दूसरा एंड नेगेटिव है पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में अगर आपने इसको फुल्ली चार्ज किया है और चार्ज को क्यू नॉट बोल रहे हैं तो वैसे केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो कैपेसिटर का एनर्जी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बार ग्राम में आप फिल कर दीजिए। दूसरे स्टेप में जैसे ही आप इसको फुल्ली चार्ज करके छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव चार्जेज चलने शुरू हो जाएंगे। एक बात याद रहे कि टोटल चार्ज एट ए टाइम नहीं चलेगा, एक पोर्शन ऑफ चार्ज ही रन करेगा और अगर एक पोर्शन ऑफ चार्ज चलता है तो उसके कारण यहाँ पर चार्ज की कमी हो जाएगी, ऑब्वियसली की एनर्जी कम हो जाएगा, यानी ये कैपेसिटर वाला एनर्जी जो है पार्शियल हो जाएगा, फुल नहीं रहेगा। तो वैसे केस में एक बार ग्राम भी हाफ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो पहला स्लॉट चल चुका था चार्ज का, ये दूसरा वाला भी चल देगा और कैपेसिटर आपका पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इस केस में कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी का बार ग्राम आपको खाली रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए जो पहला लॉट ऑफ चार्ज चला था वो पहुंचेगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा और इंडक्शन के कारण अपोजिट एंड नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक लॉट ऑफ चार्ज सर्किट में रन कर रहा है और ऐसे केस में आप देख लीजिए कि अब फिर से एनर्जी जो है ये पार्शियली फिल हो जाएगा, जो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका था। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्टेप में तो ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज चला सबका सब चार्ज पहुंच गया और इस तरह से फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, लेकिन अभी अपोजिट वे में। आप 1 नंबर और 5 नंबर स्टेप में देखें, जो प्लेट जो की चार्जिंग बता रहे हैं वहाँ पर ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव था, यहाँ नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव है। खैर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको तो हाफ इंटू क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी है। तो वैसे केस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं
क्या कि एनर्जी जो टोटल है वो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया है। नेक्स्ट स्टेप फिर से आगे बढ़ते हैं। अब अगर 5 नंबर स्टेप के बाद इसको छोड़ा जाए तो अब चार्जेज फिर रन करना शुरू करेंगे और चार्ज रन करके देखिए कुछ इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे इनफैक्ट, तो आपको ये सिचुएशन दिखाई देगा और फिर से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसकी आपने बात की थी वो पार्शियली फिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर फुल से हाफ हो जाएगा या पार्शियल हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर हम फिर देखें तो वैसे केस में जो टोटल चार्जेज हैं वो सर्किट में रन कर जाएंगे, अपोजिट ही सही लेकिन रन कर जाएंगे और फिर से आपका कैपेसिटर एम्प्टी हो जाएगा। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि पहला लॉट ऑफ चार्ज अगर यहाँ पहुँच गया तो ऑब्वियस इंडक्शन के कारण सेकेंड प्लेट नेगेटिव होगा और फिर से पार्शियली फिल हो जाएगा। वैसे केस में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले को पार्शियल फिल करके दिखा सकते हैं। और अगला स्टेप अगर बात करें तो आप 9th नंबर स्टेप जो पहुंचेंगे वो 1 के जैसा ही हो जाएगा। फिर आपका 1 से लेकर के 8 तक रिपीट होगा, फिर 1 से 8 रिपीट होगा साइमल्टेनियस। ओके, अब इसके दूसरे पहलू पे ध्यान दिया जाए कि इसमें अगला क्या हो रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो बात आपने कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक कम ज़्यादा होते होते यहाँ तक फिनोमेना पहुँचा। अब थोड़ा सा बात करें जब सर्किट में करंट रन किया था। सर्किट में करंट रन करेगा तो इस इंडक्टर या कॉइल के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी वहाँ डेवलप होगा, लेकिन फुल्ली टोटल चार्ज रन नहीं कर रहा है इसलिए करंट कम है और करंट कम है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी पार्शियल होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए पूरा चार्ज चल पड़ा है सर्किट से, इसका मतलब करंट मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। अब ऐसे केस में यहाँ जो टोटल चार्ज का टोटल एनर्जी का नेचर है वो आपको मैग्नेटिक ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैग्नेटिक पार्शियल था, यहाँ पर फुल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या है कि कुछ चार्जेज पहुँच गए, करंट कम हो गया, करंट कम, हाँ डायरेक्शन भी सेम है तो इसलिए फील्ड लाइंस यहाँ पर कम रहेंगे और वैसे केस में आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी भी पार्शियल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ तो चार्ज सारा स्टोर हो गया है कैपेसिटर में, इसलिए कोई भी चार्ज सर्किट में रन नहीं कर रहा है और कोई भी चार्ज अगर सर्किट में रन नहीं करे तो वैसे केस में करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं और मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर चार्ज रन करने लगे, करंट आ गया। अच्छा, करंट किसी भी डायरेक्शन में हो I² है, इसलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी एज इट इज होगा जैसा। तो यहाँ पार्शियल, यहाँ पर फिर से देखिए करंट ज़्यादा हो गया तो फील्ड भी ज़्यादा होगा और अगर फील्ड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर टोटल एनर्जी मैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और अगले स्टेप में जैसा कि आपने दिखाया था कि पहला लॉट पहुँच गया था तो अभी भी एक लॉट चार्ज रन कर रहा है सर्किट में, मतलब करंट है और करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी भी होगा, वो भी पार्शियल वे में। ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से कम आपको दिखाना होगा या पहले से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है। ओके, यहाँ तक ओके। अभी देखिए पूरे फिनोमेना को देखा जाए तो पूरे फिनोमेना में क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो यहाँ फुल था यहाँ पर पार्शियल शेयर किया मैग्नेटिक को और यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी जो फुल था वो पार्शियल शेयर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक को, यानी इलेक्ट्रिक से एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक से एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होते जा रहा है। और इसलिए जैसा वहाँ पर था पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ भी स्टेप वाइज साइकिल वाइज ये कन्वर्ट हो रहा है। और इसीलिए इस पूरे फेनोमेना को आप LC ऑक्सीलेशन बोलेंगे, ये क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला था कि ऑक्सीलेशन के पीछे का जो सीक्रेट है वो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है और टेक प्लेस हो रहा है। ओके, ये आपको क्वालिटेटिव वे में हो गया जिसको आप समझा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि जिस
फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी आपका बेसिकली 1/√LC और यहाँ 2 पाई होगा अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बात करें तो। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन हो गया। ऑक्सीलेशन है तो ऑब्वियस है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। ये क्वालिटेटिव वे में आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बुक तो 4-5 डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेता है, मैंने पूरे सीरीज़ को ही ड्रॉ कर दिया आपके लिए। आप चाहें तो जहाँ भी एक्सप्लेन आपको करना है पूरे सीरीज़ को एक्सप्लेन कर लीजिए, आपको भी सहूलियत रहेगी। अब बात यहाँ आती है कि अगर इसी को मैथमेटिकली करना है तो क्या करना होगा। ओके, तो चलिए इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लें। कोई एक स्टेप आप रहने दीजिए। एनालिसिस में हमको करना क्या है, तो बेसिकली हम इस सिचुएशन में है ना एक काम करते हैं, KVL यूज कर लेते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का बड़ा रोल रहेगा, है ना। तो अगर आप यूजिंग KVL की बात करते हैं, ओके, KVL में टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन होता है। यहाँ इंडक्टर प्रोड्यूसर है, इसीलिए आप EI इज इक्वल टू VC लिख सकते हैं। अगर EI इज इक्वल टू VC लिखे तो EI को -L DI/dt लिख सकते हैं और इसको Q/C लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको DI/dt लिखते हुए वहाँ पर 1/LC × Q लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि रेजोनेंस में पता चला था कि 1/LC को ω/R लिखा जा सकता है, यानी ω/R × Q, और ये -D/dt I को dQ/dt फर्दर आप लिख सकते हैं। तो एक स्टेप लिख लीजिए। ओबियस है कि इसको अगर अरेंज किया गया तो आपके पास d²Q/dt² प्लस ω/R × Q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये इक्वेशन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है। जिस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x bx + c वाला टर्म आता था, उसी तरह का ये भी टर्म है। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो x इज इक्वल टू -b ± √d/2a होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्दो बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, याद रखना होगा कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है। जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर नहीं, जनरल सॉल्यूशन, वो आपको यहाँ x था तो x का सॉल्यूशन मिला था, यहाँ q है तो q का सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपको a cos ω/RT प्लस b sin ω/RT के फॉर्म में मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब पार्टिकुलर सिचुएशन लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपने KVL यूज़ कर लिया, KVL यूज़ करने के बाद से इंड्यूस्ड EMF का जो एक्सप्रेशन जनरल आता है उसको लिख लिया, आपने अरेंज किया, I को dQ/dt लिख दिया। इस तरह से आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी तैयार है। अब करना क्या है, हमको कंडीशंस की बात करनी है, इस पे बाउंड्री कंडीशंस लगाने हैं। तो पहले आपको सबसे पहले मिला कि t इज इक्वल टू 0, है ना। q का क्या था, तो q का वैल्यू सबसे पहले फुल्ली चार्ज की बात किए थे, उसको Q0 मैक्सिमम मान लेते हैं। अगर ये सिचुएशन पुट कीजिएगा तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 2 में आपने पुट किया तो आपको क्या मिला, Q0 इज इक्वल टू a cos ω/R × 0 प्लस b sin ω/R × 0। अगर देखें तो आपके पास ये आ जाएगा a × cos 0 प्लस b × sin 0। ओके, यहाँ पर a × 1 प्लस b × आपके पास 0, यानी ये तो a + 0 मतलब a, यानी a इज इक्वल टू Q0। ओके, आपके पास एक रिजल्ट आ गया, a इज इक्वल टू Q0। ये आपका अननोन कांस्टेंट था जिसका वैल्यू आपको मिल गया, इसको नोट करके रखिए। ओके, नेक्स्ट आपको करना क्या है, एक काम कीजिए, आप फिर से t इज इक्वल टू 0 पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको पुट करने के पहले I निकाल लीजिए। हाँ, I का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो dQ/dt। यहाँ पर क्या होगा, d/dt ऑफ, है ना, a
कॉस ओमेगा आर टी प्लस बी साइन ओमेगा आर टी। डिफ्रेंसिएशन जिनको करना आता है वो इजीली इसको समझ सकते हैं, माइनस ए ओमेगा आर साइन ओमेगा आर टी प्लस बी और यहाँ पर ओमेगा आर कॉस ओमेगा आर टी। ये आ गया आपको रिजल्ट में। ओके, अभी ये रिजल्ट आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, ये इसकी ज़रूरत क्या थी। तो आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू पता चल चुका है, इसको पुट कर सकते हैं। दूसरा कांस्टेंट का वैल्यू अभी तक आपको पता नहीं है, और जब तक दूसरे कांस्टेंट का वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे, जो सॉल्यूशन है वो पार्टिकुलर नहीं, वो जनरल ही रह जाएगा। ओके, तो इसके लिए अब फिर से एक बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। अगर एट t इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो I इज इक्वल टू आपको 0। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर उस वक्त फुल्ली चार्ज था और कोई भी चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा था उस सर्किट में जाने के लिए। जैसे ही आपने रिलीज किया, करंट पास करना शुरू हुआ। तो वैसे सिचुएशन में देखिए, अगर हम I इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करें, माइनस ए ओमेगा आर इंटू यहाँ पर आपके पास साइन ओमेगा आर इंटू टी मतलब 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ बी ओमेगा आर इंटू कॉस 0 हो जाएगा। तो ओके, 0 इज इक्वल टू, ये तो साइन 0 0 हो जाएगा, और ये b इंटू ओमेगा आर और ये कॉस 0 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको, चूँकि ओमेगा आर का वैल्यू आपको बताया था 1/√LC, जैसे यहाँ पर आपने लिया भी है। ओके, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो वैसे केस में क्या होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा। यानी दो अननोन आपको मिल गए, एक a मिल गया, दूसरा b मिल गया, b इज इक्वल टू 0। अब हम Q की बात कर सकते हैं, अब हम I की बात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको I चाहिए तो A और B का वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, फिलहाल पुट कर लेंगे। इक्वेशन 2 में अगर हम A और B का वैल्यू पुट कर देंगे तो Q मिल जाएगा। अगर इक्वेशन 2 में Q का वैल्यू पुट करते हैं, A और B का वैल्यू पुट करते हैं तो Q देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, A का वैल्यू Q0 और यहाँ पर कॉस ओमेगा आर इंटू टी। दूसरा, अगर आप बात करें I का, तो I के केस में यहाँ पर B 0 है, इसलिए ये A ओमेगा A का वैल्यू तो आपको Q0 है, वो पुट कर दिया आपने। ओके, और साइन ओमेगा आर इंटू टी, ये दो वैल्यूज मिल गए हमको। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको कैपेसिटर और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी पता चल जाएगा। और किसी भी ऑक्सीलेशन, अगर प्योर की बात करें, आइडियल सिचुएशन की बात करें, उसमें एनर्जी कंजर्व रहता है। तो अगर इसमें भी आपको एनर्जी का कंजर्वेशन प्रूफ करना हो तो कर सकते हैं। वहाँ जैसे बता ही रहे थे आप कि एक एनर्जी दूसरे और दूसरे एनर्जी पहले फॉर्म में लगातार ट्रांसफ़र हो रहा था, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के दरमियान एनर्जी का लॉसेस नहीं हो रहा था। वहाँ एक्सप्लेन करने का एक वजह भी था, क्योंकि आप प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे थे, और आपने प्रूफ भी किया है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर सर्किट इज ऑलवेज 0। तो वो आइडियल सिचुएशन में लगातार कंटिन्यूअस बहुत देर तक फिनोमेना, इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक फिनोमेना एग्जिस्ट करता। और यहाँ पर भी वहाँ एनर्जी कंजर्व रहा, यहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन की आप बात कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में बात कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियली जब आपने Q0 चार्ज दिया था तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपके पास हाफ Q0² c, ये इनिशियल है। और अगर फाइनल या एट एनी टाइम एनर्जी उतना ही रह जाए, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पर हुआ है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी इस केस में आपको एक तो UE और दूसरा UV के सम के बराबर होगा, जो कि हाफ है ना, एनी स्टेज पे चार्ज Q मान लेते हैं, Q² c एंड प्लस हाफ L इंटू I²। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप वैल्यू पुट करेंगे Q का, तो हाफ Q का वैल्यू कितना है, Q0 कॉस ओमेगा आर इंटू टी बाय सी, चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पर हाफ L तो रहेगा, I का वैल्यू माइनस Q0 ओमेगा आर इंटू साइन ओमेगा आर इंटू टी का स्क्वायर। ओके, अब एक काम कीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आपको देखिए Q0² बाय 2c और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा आर टी प्लस
इस जगह पे आपके पास जो वैल्यू है वो हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा आर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करनी है, सबकी स्क्वायरिंग करनी है, इसलिए ओमेगा आर स्क्वायर, और ये हो गया आपको साइन स्क्वायर ओमेगा आर इंटू टी। चलिए अभी आप ओमेगा आर का स्क्वायर का वैल्यू थोड़ा सा पुट कीजिए, तब आपके पास कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एल ये तो क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा आर 1/LC था और ये साइन स्क्वायर ओमेगा आर टी। देखिए यहाँ का एल और ये एल कैंसिल, एल कैंसिल। ऐसे केस में आप देखिए आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, वो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c तो कॉमन आ गया, वहाँ भी c है 2 है, और यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा आर टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा आर टी। ओके वेल बढ़िया। अभी देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा आर टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा आर टी, ये तो वैल्यू आपको नोन है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c और इंटू 1 मतलब वही हो जाएगा, यानी ये टोटल एनर्जी हर वक्त, एक तो टाइम का एक्सप्रेशन भी नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब ऑलवेज इतना रहेगा, और यही एनर्जी आपका इनिशियल एनर्जी भी था। तो इस तरह से एलसी ऑक्सीलेशन को आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली भी प्रूव कर सकते हैं और क्वालिटेटिवली भी प्रूव कर सकते हैं। रही बात सिलेबस की, तो 12 के सिलेबस में इसको क्वालिटेटिव भी करना है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव भी कर देंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। मैथ जिनको अच्छा कॉन्फिडेंस है उनके लिए तो ये मेथड काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर ये करेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस मिनिमम हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।